संवाद के लिए अभ्युदय पटल पर मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं अभ्युदय पटल की इंदु झुंझुनवाला जी से। डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, आप हिंदी विषय पढ़ाती हैं और बहुत ही, जिसे मैं ये कहूं कि इतनी सक्रिय महिला अगर किसी शहर को, किसी प्रदेश को या किसी संस्था को मिल जाए तो आप समझिए कि वो संस्था खुद ब खुद सक्रिय हो जाती है। और इनकी सक्रियता का मापदंड ये स्वयं ही है। ये हर एक से व्यक्तिगत संपर्क करके उनको किस तरह से जोड़ना है, इसके संबंध में ये अतुलनीय है। आज हम लोग जिस बातचीत पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो इंदु जी का एज ए जो मैं इस कार्यक्रम का संचालक हूं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। ये अभ्युदय पटल के अध्यक्ष हैं। मैं साथ ही स्वागत करना चाहूंगा आज के इस वार्ता पर, जिसका विषय है हिंदी और रंगमंच। और रंगमंच की बात हो और डॉक्टर सुनील माथुर का जिक्र न हो, ये संभव नहीं है। आपने एमए हिंदी साहित्य में किया, रंग निर्देशक हैं, प्रशिक्षक हैं, पीएचडी इन्होंने हिंदी में किया और उसका विषय था डॉक्टर शंकर शेष के नाटकों में रंगमंचीय प्रयोग। 45 वर्षों से रंगमंच पर सक्रिय हैं, 100 से अधिक नाटकों में अभिनय किया है, 70 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है और लगभग 30 अभिनय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं। कहानी, कविता, उपन्यास, पत्र एवं आलेख विधाओं का नाट्यांतर, मंचन, आकाशवाणी, रेडियो पर नाट्य लेखन व अभिनय, भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 और 2002 में फेलोशिप थिएटर में, हिंदी साहित्य और रंगमंच में सामीप्य की तलाश, जयपुर दूरदर्शन से आपका नाटक कालचक्र का निर्देशन व मुख्य भूमिका 1995 में, जयपुर दूरदर्शन से प्रसारित खुशबू का सफर में अभिनय, नाट्य भूषण अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह कटक उड़ीसा 2005 में, रंगभूषण और एकलव्य थिएटर सोसाइटी माउंट आबू में आपको रंगभूषण अवार्ड दिया गया। शिक्षक, प्रशिक्षण कार्यशालाएं एवं व्यक्तित्व विकास शिविरों का आयोजन आप करते रहे। तो ये मैंने आपका बाकायदा परिचय दिया। ऐसे व्यक्तित्व हिंदी और रंगमंच के इस विषय में वार्ताकार के रूप में हमारे सामने हों तो निसंदेह ये मंच बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हो जाता है। और हमारे दूसरे आज के जो वार्ताकार हैं वो कैलिफोर्निया से हैं, राकेश कपूर जी, जिन्होंने एक संस्था, ये इनकी यात्रा बड़ी लंबी रही। ये मेरठ से होते हुए कैलिफोर्निया पहुंच गए और रंगमंच की यात्रा नहीं की, इन्होंने व्यक्तिगत यात्राएं भी बहुत की। और जैसा कि व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है तो निसंदेह मॉडलिंग से जुड़े रहे होंगे और जुड़े भी रहे। इन्होंने मॉडलिंग किया और मिस्टर मेरठ का खिताब हासिल किया। कोई एक आवाज़ है जो हम लोगों के बीच में गूंज रही है, मैं चाहता हूं कि वो आवाज़ शांत हो जाए। जिस किसी सज्जन का हाँ, ये आवाज़ मेरा इसमें है। ये मेरा ही माइक है, मैं बंद कर लेता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। और राकेश कपूर जी रंगमंच से जुड़े व्यक्तित्व हैं और रंगमंच नाम की ही एक संस्था इन्होंने खड़ी की और रंगमंच के माध्यम से इन्होंने हम होंगे कामयाब एक व्यंग्य नाटक लिखा और उस नाटक का लगभग 100 मंचन आपने किए और उसमें स्वयं ने अभिनय भी किया, उस नाटक का लेखन भी किया और उस नाटक का निर्देशन भी किया और उसमें सूत्रधार की भूमिका इन्होंने निभाई। एक सुनामी पर, जो कि धनुष कोटि में, अगर आप साउथ की यात्रा पर आए हों, अभी भी धनुष कोटि क्षत विक्षत हालत में दिखाई देता है। और वो सुनामी इतनी भयंकर थी
कि वो एक बहुत बड़ा बंदरगाह एक तरीके से नष्ट हो गया और वहाँ पर जितनी भी व्यापारिक जो केंद्र था वो चला गया, वहाँ की नाविक और वहाँ के मछुआरे जो थे वो सब, उनका कार्य नष्ट हो गया। अभी भी उनके भग्नावशेष वहाँ पर दिखाई देते हैं। कहर सिर्फ 10 मिनट, एक नाटक इन्होंने उस पर भी लिखा और उस नाटक का मुंकन किया। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने उस विभीषिका को बहुत जोरदार अपने शब्द दिए होंगे और उसका बहुत ही सुंदर इन्होंने रंगमंचन किया होगा। तो मैं राकेश कपूर जी का भी मैं स्वागत करता हूँ इस वार्ता में। धीरे धीरे हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे और बहुत सारी हस्तियां हम लोगों के साथ में जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं बातचीत शुरू करना चाहूँगा कि हिंदी और रंगमंच के संबंध में हम क्या सोचते हैं, और मैंने जैसा कि कहा कि क्या क्या प्रश्न, संभावित प्रश्न हमारे श्रोताओं के मन में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को आपके बीच में रखने की जिम्मेदारी मेरी होती है, क्योंकि वे सारे प्रश्न उनकी तरफ से मुझे पूछने हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि रंगमंच हमारे भारतीय परंपरा में बहुत पुराना है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेकर के। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनील माथुर साहब से निवेदन करता हूं कि आप रंगमंच की पारंपरिक जो भाषा शैली रही है उस पर बातचीत करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं, और भरत मुनि से लेकर के और कैसे हमारी जो है हिंदी रंगमंच तक हम लोग पहुंचे। मुझे याद पड़ता है कि हिंदी रंगमंच 1853 में नेपाल के माटगांव में पहला विद्या विलाप नाम से नाटक किया गया था, ऐसा मैं एक रेफरेंस में पढ़ रहा था। तो मैं डॉक्टर सुनील माथुर, चूंकि ये हिंदी में विशेषज्ञ भी हैं और रंगमंच के भी विशेषज्ञ हैं, तो मैं आप ही से आज की बात का आरंभ चाहूँगा। डॉक्टर सुनील माथुर। धन्यवाद। मैं पहले तो आप सबका अभिनंदन करता हूं कि इतने बड़े बैनर के तले आज मुझे अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अलग-अलग अपने क्षेत्र के जो विशिष्ट कर्मी हैं उनसे इस बहाने मुलाकात का अवसर मिला। धन्यवाद प्रेम। और जो आपने बात आरंभ करने की रखी है, हिंदी रंगमंच नाट्य शास्त्र से बात आरंभ करें, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। बिल्कुल। जैसा कि विदित है कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से अलग अलग सामग्री लेते हुए पंचम वेद नाट्य वेद की स्थापना के लिए भरत मुनि को आदेश दिया और भरत मुनि ने नाट्य की रचना की। भरत मुनि एक लंबी परंपरा रही है और जिसमें उस नाट्य शास्त्र में नाट्य से संबंधित सारी चीजें, मंच क्या है, मंच निर्माण कैसे है, मंच के कौन कौन से भाग होते हैं और अभिनय विधा से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हैं, अभिनय में क्या क्या समाहित किया जा सकता है, संगीत, काव्य और जो अपने आज बॉडी लैंग्वेज हम जिसे बोलते हैं, जो भाव समाहित करके हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उन सब की बहुत विस्तृत चर्चा पूरे नाट्य शास्त्र में की गई है। और भारत में हमारे शुरुआती दौर में संस्कृत नाट्य परंपरा एक लंबे दौर तक चली। संस्कृत में कालिदास हुए, भास हुए, इनके अनेक नाट्य रचनाएं हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो आरंभिक काल में संस्कृत नाट्य परंपरा हिंदुस्तान में रही। ये हो गया क्या? ले रहा हूँ। इसमें रघुवीर जी आप म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, मैं रघुवीर जी को कह रहा हूँ उनका जो है वो म्यूट हो जाए तो। हाँ हाँ, सुनील जी आप अपनी बात जारी रखिए। जी, मैं उनको म्यूट क्यों नहीं कर पा रही हूँ रघुवीर जी को? उनको मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी?
जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ, हो गए रघुवीर जी, हो गए। हाँ, हाँ सुनील जी। मैं ये बता रहा था कि संस्कृत नाट्य परंपरा से शुरू करते हुए हम्म, समय समय पर हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जिस तरह से केंद्र में जो काल में ना बदलाव आया, हम्म, मुगल काल और हम्म, अंग्रेजी काल और हम्म, उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति का काल, तो इस काल में बदलाव के साथ साथ सामाजिक बदलाव में और कलाओं में विभिन्न विधाओं में भी बदलाव निरंतर होता रहा। तो संस्कृत के बाद में जैसे यहाँ पे पारसी रंगमंच की बहुतायत रही बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत सारी थिएटर कंपनियां स्थापित हुई, मुख्य रूप से एक कलकत्ता में काम करती थी और बाद में उनके हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में उन्होंने अपने प्रदर्शन किए। फिर हिंदी रंगमंच की जहां तक की शुरुआत है वो भारतेंदु पाल से हमारे यहाँ मानी गई है। बिल्कुल। आज भारतेंदु हरिश्चंद्र वो 1850 में जन्म, 1860 से उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। 1868 में पहला हिंदी नाटक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखित वो बनारस में 3 अप्रैल 1868 को मंचित हुआ। इस नाटक का नाम जानकी मंगल था। ये हाँ, पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का लिखा हुआ था, जानकी मंगल, बिल्कुल जो बिल्कुल। 3 अप्रैल 1868 को बनारस में खेला गया और बाद में इसी तिथि को 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत भी हमारे यहाँ रही है। तो आज भी हम 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं, जबकि 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मान्यता दी गई है और बराबर हम लोग 3 अप्रैल को ही हिंदी रंगमंच दिवस पे कोई ना कोई प्रस्तुति अवश्य दिया करते हैं। तो ये और जो भारतेंदु काल रहा, भारतेंदु बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए थे, मात्र 35 वर्ष की आयु में 1885 में उनका देहावसान हो गया था और उनके काल के बाद में 1900 के आसपास जयशंकर प्रसाद जी। तो अगर हम हिंदी रंगमंच को काल के अनुसार बांटें तो 4 युग मोटे रूप में कहलाए जाते हैं। पहला भारतेंदु युग है जो 1860 से लगा के और लगभग 1900 तक, और 1900 से 1935 के आसपास तक जयशंकर प्रसाद का प्रसाद युग कहलाया जाता है। बिल्कुल 1935 के पश्चात और अपने 1960 तक प्रसादेतर जयशंकर प्रसाद के बाद के जो नाटककार हुए जिन्होंने हिंदी में नाटक लिखे, हिंदी में नाट्य कृतियां दी और उनको बराबर खेला गया, मंचित किया गया, वो काल लगभग 1960 तक माना जाता है, जो प्रसादेतर युग कहलाता है। और 1960 के हाँ बहुत माधव सारे साहब। हाँ। नाटक हैं जो मोहन राकेश हैं, सुरेंद्र हाँ। वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, एक लंबी फहरिस्त वो जिसको आधुनिक हिंदी रंगमंच के नाटककारों के रूप में जाना जाता है, वो 1960 के बाद की स्थिति है। तो इस तरह से हमने 4 अलग अलग भागों में पूरे हिंदी रंगमंच की यात्रा को देखा है, बिल्कुल जो बिल्कुल। 1860 से लगा करके और अभी तक जारी बहुत है। अच्छी बात आपने सुनील जी बताई। मैं एक बात और जो है जानना चाहता हूँ कि नौटंकी, रासलीला, रामलीला, स्वांग, ख्याल, यात्रा, यक्षगान, नाचा, तमाशा, लोकनाट्य, ये सब चीजें प्रारंभिक हिंदी के रंगमंच पे योगदान देती रही। निश्चित है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के युग के नाटकों में और उस समय के इन नाटकों की भाषा में क्या फर्क आप महसूस करते रहे। मैं राकेश जी के पास में आपके इस प्रश्न के बाद आता हूँ। हाँ जी, जरूर। हाँ। तो ये जहाँ तक ये आपने जो लोक कलाओं की, लोक नाट्यों की बात की, ये सारी जो जो आपने शैलियां बताई, ये लोक शैलियां हैं हाँ। और ये क्षेत्र विशेष, राज्य विशेष के अनुसार बदलाव इसमें होता आया है। तमाशा अलग क्षेत्र की शैली है, नौटंकी अलग क्षेत्र की शैली, और इसी तरह से इस पूरी फहरिस्त में आपने
राजस्थान की एक जो मुख्य लोक नाट्य शैली है जो ख्याल ख्याल ख्यात हाँ ख्याल कुचामणी ख्याल के नाम से हाँ जो प्रचलित है, तो हम्म, यहाँ बहुत बहुत प्रसिद्ध है कुचामणी ख्याल। हाँ ये अपने अपने क्षेत्र की लोक नाट्य शैलियां थी। ये हम्म, सारी शैलियां पारिवारिक परंपरा के तौर पे खेली जाती थी। एक बिल्कुल ही परिवार के, एक ही कुटुंब के लोग जो इन शैलियों के जानकार होते थे, वो परंपरा के तौर पे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हम्म, जैसे राजस्थान में हमारे यहाँ पे कुचामणी ख्याल जो हम्म, मेड़ता के पास कुचामन एक गांव है, वहाँ हम्म, के लोक नाट्यकार हैं, उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है। अब जहाँ तक उनकी भाषा, लोक नाट्यों की भाषा और हिंदी रंगमंच की भाषा का सवाल है, हम्म, मेरा ये कहना है कि ये चूंकि क्षेत्र विशेष की बोलियों में खेले जाने वाले नाटक हुआ करते थे, तो ये वहाँ के दर्शकों को का रंजन करने के लिए वहीं की बोलियों पर आधारित हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और और इस इन तरह नाटकों में से मेरा ख्याल है संगीत और भाषा का बड़ा जो है प्रभाव रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आमतौर पे ये गायन शैली, गायन हाँ परंपरा पर ही आधारित होते थे। हाँ इनकी बिल्कुल इनका पूरा जो कथानक है, हाँ और जो है ना, बहुत मनोरंजक बात है कि रात रात भर ये लोक नाट्य खेले जाया करते थे। हाँ अब चूंकि लोक नाट्य के दर्शक भी कम हो गए हैं और हाँ लोक नाट्य परंपरा लुप्त सी हो रही है, लेकिन बिल्कुल मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हिंदी रंगमंच ने इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों के लोक नाट्यों से कुछ लोक तत्वों को अपने नाटकों में समाहित किया। हम्म उनमें उनको थोड़ा सा एक्चुअली मर्ज टाइप कर लिया। और हम्म हिंदी की जो कृतियां आई, आज भी कई हिंदी नाटकों में लोक नाट्य शैली का प्रभाव दिखता है। और जो लोक नाट्य से जुड़ी हुई नाट्य कृति होती है, हम्म, वो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक प्रभाव डालती है दर्शकों पे आज भी। तो जो नया निर्देशक है हिंदी हम्म, रंगमंच का, वो भी लोक नाट्य से इस रूप में जुड़ा हुआ भी है। हाँ, हिंदी रंगमंच की विशेषता ये रही क्योंकि वो क्षेत्र विशेष का नहीं है। हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, अधिक से अधिक दर्शकों को जोड़ने वाली भाषा है। तो हिंदी रंगमंच अधिकांश क्षेत्र को, बाहर से कुंडी क्षेत्र लगा के के जाना। दर्शकों को अपने से जोड़ता है। हम्म, तो ये जो पूरे भारत के अधिकांश दर्शकों को जोड़ने की बात है, ये हिंदी रंगमंच में है। जबकि जो लोक नाट्य परंपरा है वो क्षेत्र विशेष की लोक नाट्य कला है, और वो क्षेत्र विशेष में ही अधिक प्रचलित है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल तमाशा, नौटंकी हुई, ख्याल हुआ, जात्रा हुआ, ये अपने दक्षिण दक्षिण के जो यक्षगान शैली हुई, ये हाँ सारी शैलियां, इन शैलियों के कई सारे तत्व आज के हिंदी रंगमंच में भी मौजूद है और देखने को मिलते हैं बराबर। हिंदी बहुत रंगमंच अधिकांश लोगों द्वारा बोला और समझा जाता है, तो हिंदी रंगमंच इसलिए अधिक समृद्ध हुआ। कायम। हाँ बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही सुनील माथुर साहब। मैं राकेश कपूर जी की तरफ आता हूँ, और राकेश कपूर जी, जब आप हिंदी रंगमंच से जुड़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाषा कैसे रंगमंच को आपको जोड़ती है। आप किस भाषा के लोगों के बीच में आप आने वाले हैं, तो आप क्या सोचते हैं? और आपकी इस अभिनय में रुचि होते वक्त भाषा के संबंध में भी आपको काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठी करनी पड़ी होगी। राकेश कपूर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद प्रेम जी, आपने मेरे से ये बात पूछी है तो मैं आप बताता हूँ। पहले तो सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को इतना ज्ञान नहीं है जितने कि हमारे साथ सुनील माथुर जी बैठे हैं। ये तो बहुत काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से इसमें जुड़े हुए हैं और सक्रिय रूप से जुड़े रहे, दूरदर्शन से भी और थिएटर से भी। और मैं अक्सर कहता हूँ, इंदू जी से मेरी बात होती है तो मेरे जितने काम हुए हैं वो एक्सीडेंटल हुए हैं मतलब दुर्घटनावश। क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं मॉडल बनूंगा, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगा। तो ये सब चांस की बात है। और
लेकिन जो भी रास्ते में आया काम मैंने करता चला गया उसको। तो इसी तरह से वो कहानी तो बहुत लंबी है, मैं फिर कभी बात करूंगा अगर उस विषय पे बात हुई। तो जो आपने प्रश्न किया है वो ये है कि मैं हिंदी क्षेत्र जैसे मेरठ है वहां से आता हूँ, और वहाँ की भाषा जो है वो आज की नाटकों की भाषा भी समझ लीजिए या फिल्मों की भाषा और दूरदर्शन में धारावाहिक जो आते हैं वो उनकी भाषा है। तो मुझे भाषा के मामले में कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं उसी माहौल में पला बड़ा हूँ। हालांकि मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मैं पंजाबी फैमिली से आता हूँ। और मैंने जो शुरू में नाटक लिखा, क्योंकि पहले तो मैं छोटे छोटे रोल करता रहा, छोटी छोटी झलकियां, हाथ से झलकियां, उनमें आता रहा। इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर एक दिल्ली की एक संस्था थी, उन्होंने मेरे साथ एक नाटक किया मेरे साथ, मेरे मेन रोल में उन्होंने रखा। तो उससे मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा। तब मैंने ये नाटक लिखा, हम होंगे कामयाब। और हम होंगे कामयाब की भाषा भी वैसे तो बेसिकली हिंदी है, लेकिन उसमें क्योंकि मैं मेरठ से हूं, तो मेरठ में क्या है कि मुस्लिम बाहुल्य भी इलाका है, तो मिली जुली भाषा है, हिंदुस्तानी उसे कह सकते हैं आप, जिसे अक्सर लोग जमुना हिंद ये गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, या तो उसी के अंतर्गत मेरी भी भाषा प्रभावित रहती है। तो वो नाटक हमने लिखा, और वो नाटक जो था वो जिसे आज की भाषा में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल, उस तरीके से। तो किसी भी चीज का उसमें यूज नहीं किया गया था, किसी दृश्य का यूज नहीं किया गया था। सिर्फ 4 स्टूल थे और 7 पात्र थे, जिन सब की वेशभूषा भी एक ही थी, काले कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। और वो क्योंकि एक व्यवस्था के खिलाफ नाटक था, तो इस तरह से उसको एक्सपेरिमेंटल में लिया गया था। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने नाटकों में एक्सपेरिमेंट किए, वैसे ही रंगमंची एक्सपेरिमेंट भी बहुत हुए। माधव साहब, मैं बात को आपके आगे बढ़ाता हूँ। 1960 के बाद में जो नाटकों की परंपरा आई, उसमें सरदार जाफरी, कैफी आजमी, रघुवंशी, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, अहमद अब्बास, उपेंद्र अश्क, और साथ ही साथ में मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, पृथ्वी थिएटर के पृथ्वीराज कपूर साहब पर पारसी थिएटर का बहुत प्रभाव था। और जब भी नाटक खेले जाते थे तो नाटकों में संवाद अदायकी वो पारसी स्टाइल से होती थी। और मैंने ये भी सुना कि पारसी नाटकों को हिंदी वालों ने बहुत मुश्किल से अपनाया, इससे नाटकों में बहुत दूरी सी रही, ऐसा भी मेरे पढ़ने में आया। और एक बात और के पृथ्वी थिएटर ने सबसे पहले बड़े बजट के नाटकों को आरंभ किया, जिसमें उनके एक नाटक का बजट कम से कम 1 वर्ष का 3 से 4 लाख के करीब होता था, और 80 से 90 सदस्यों को लेकर के वे नाटक मंडली में अपने चलते थे। तो उस वार्षिक बजट में 3 से 4 लाख के बजट के अंदर 1 लाख सरकारी सहायता भी उन्हें मिलती थी। लेकिन पृथ्वी थिएटर का भी हिंदी रंगमंच में पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं जानना चाहता हूं कि नाटकों के आगे बढ़ने में जो पृथ्वी थिएटर ने, पारसी थिएटर ने, और दूसरी पारंपरिक जो थिएटर रंगमंचीय है, जिसमें फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में बना, और कई नाटकों के नाट्य रूपांतर अलग अलग भाषाओं में किए गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाषाओं में अगर अनुवाद नहीं होता तो क्या नाटकों की स्थिति होती? आपने बहुत बहुत अच्छा प्रश्न ये उठाया है कि भाषाओं में अगर अनुवाद, नाटकों में अगर अनुवाद की परंपरा नहीं होती तो नाटकों की स्थिति क्या होती। इसमें मेरा ये कहना है प्रेम भाई कि जो हिंदी, शुद्ध हिंदी नाटक है, उसमें 2 तरह के, भाषा के स्तर पे 2 तरह के भाग में उनको विभाजित किया जा सकता है। एक तो है साहित्यिक भाषा वाले नाटक, जैसे ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की बोलचाल की भाषा वाले नाटक। हाँ, अब आम बोलचाल हम ज्यों ही कहते हैं तो वो क्षेत्र विशेष की भाषा का उस पर प्रभाव होता है ना। जैसे जैसे जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें उर्दू के शब्द भी मिश्रित हैं, उसमें अंग्रेजी के कुछ शब्द भी मौजूद हैं, है ना। आम बोलचाल की वो भाषा है, जैसे अभी अभी हम जो वार्ता कर रहे हैं वो भी हम
साहित्यिक हाँ भाषा हाँ, नहीं नहीं, वो हमारी बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा है। तो कुछ नाट्य आगे जो बोलचाल की भाषा में लिखे गए लेकिन हिंदी नाटक कहलाते हैं, और कुछ शुद्ध साहित्यिक कृतियां हैं। शुद्ध साहित्यिक कृतियों में वे कृतियां, जैसे जयशंकर प्रसाद ने शुद्ध हिंदी साहित्यिक नाटकों की रचना की। में हिंदी भाषा और कई बार जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हुए हैं उनकी संवाद अदायगी में भी लोगों को परेशानियां आती थी। बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि शुद्ध हिंदी जो साहित्यिक भाषा है उसमें जो नाटक लिखे जाते हैं वो आम रंगकर्मी को संवाद अदायगी में उनको कठिनाई आती है। लेकिन जैसे जो जो मिथकीय चरित्र होते हैं, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे महाभारत और रामायण के चरित्रों पे आधारित कई सारे कथानक हैं, उसपे बहुत सारे नाटक। महाभारत ऐसे ऐसे चरित्र हैं जिसमें कोई सैकड़ों नाटकों की रचना हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग चरित्रों को लेकर के। तो जो है ना माइथोलॉजी वाले चरित्र हैं उनकी भाषा कभी भी बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती। बिल्कुल। वो बिल्कुल साहित्यिक भाषा में ही बात करेंगे। वे हिंदी नाट्य कृतियां, मोहन राकेश ने जब आषाढ़ का एक दिन लिखा, अब आषाढ़ के एक दिन के चरित्र कालिदास है, मल्लिका है, अंबिका है, विलोम है, वो बोलचाल की भाषा नहीं बोलेंगे, वो हाँ, वो शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलेंगे। लेकिन ज्यों ही वही मोहन राकेश आधे अधूरे की रचना करते हैं, बिल्कुल, आधे अधूरे करते आधुनिक हिंदी हो जाती है। वो आधुनिक हिंदी है, वो ना बोलचाल की भाषा है, क्योंकि वो एक मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। तो मध्य वर्गीय परिवार में बोलचाल की भाषा में हिंदी में कई सारी दूसरी भाषाएं मिश्रित हो जाती है। तो ये भाषा के स्तर पे नाटकों की दो अलग अलग श्रेणियां हम कर लेते हैं। पृथ्वी थिएटर की आपने बात की, पृथ्वी थिएटर में जो नाटक होते हैं उसका योगदान मंच को कैसे मिला, ये आप जानना चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। पृथ्वी थिएटर में आपको बताऊं कि जो जो ने पृथ्वीराज ने है ना कपूर, और वो उनको अपने पारसी रंगमंच परंपरा से आए थे। हाँ। आज पृथ्वी थिएटर की स्थिति ये है कि हिंदुस्तान का कोई किसी भी क्षेत्र का रंगकर्मी, उसका एक सपना होता है कि मैं अपने नाट्य की प्रस्तुति पृथ्वी रंगमंच पर जरूर, यानी पृथ्वी थिएटर में अगर आपने अपनी प्रस्तुति दी तो आप एक स्तरीय अभिनेता, स्तरीय निर्देशक माने जाने लगे। तो ये एक सपना होता है। पृथ्वी थिएटर ने अपने आप में वो आयाम स्थापित किए हैं कि पृथ्वी थिएटर में जिस रंगकर्मी ने, रंग निर्देशक ने अपनी नाट्य प्रस्तुति दी, वो बहुत स्तरीय नाटक निर्देशक, अभिनेता माना गया है। तो दिल्ली से भी जैसे एनएसडी जितने भी निकलते हैं वो भी अपनी प्रस्तुतियों को कोशिश करते हैं कि उसमें पृथ्वी थिएटर में अवश्य हो। तो जिस तरह से फिल्म लाइन में जाने वाले जो अभिनेता, एक्टर्स होते हैं, वो हर क्षेत्र से निकलकर मुंबई जाना चाहते हैं, तो नाट्य क्षेत्र से निकलने वाला अभिनेता भी मुंबई ही जा रहा है, लेकिन वो मुंबई में फिल्मी पर्दे पर नहीं, वो पृथ्वी थिएटर में जाकर के अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता है। पृथ्वी थिएटर का हर एक का वो सपना है। और प्रोफेशनल थिएटर, अब इसमें एक और रंगमंच की कई सारे श्रेणियां हैं। एमेच्योर रंगमंच, जिसे अव्यावसायिक रंगमंच कहते हैं, जिसका बड़ा अभिनेताओं का बड़ा वर्ग, मंच पर अभिनय करने वाले अभिनेताओं का बड़ा वर्ग अव्यावसायिक रंगमंच कर रहा है, जो अपने सीमित संसाधनों में, और वो न तो नाटक करने का पैसा ले रहा है दर्शकों से, वह न वो है ना अभिनेताओं को किसी को पेमेंट कर रहा है। तो अपने सीमित संसाधनों से एक शौकिया रंगमंच भी बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग अभिनेताओं का वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अव्यावसायिक है। और दूसरा व्यावसायिक है। पृथ्वी थिएटर में करने वाले अधिकांश निर्देशक, अधिकांश संस्थाएं व्यावसायिक रंगमंच से। पृथ्वी थिएटर का एक बड़ा योगदान हिंदी रंगमंच को ये है कि उसने हिंदी रंगमंच को व्यावसायिकता की ओर बढ़ाया। अच्छा, दूसरी बात सुनील जी, हाँ जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ आपसे कि इप्टा का क्या योगदान रहा
इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन जो 25 मई 1943-47 के बीच में स्थापित हुआ और प्रगतिशील नाटक को लेकर के आए, मैं उस पर भी आपसे कुछ जानकारी बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे हम्म, आप प्रेम जी जैसे कि साहित्य विधा से जुड़े हुए हैं, हाँ, कविता ये ना गीत विधा से जुड़े हुए हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि हम्म, प्रगतिशील लेखक संघ किस तरह से सुन रहा हूँ मैं लेखक संघ की स्थापना हुई, हम्म, तो उसी तरह से ये भी एक प्रगतिशील संगठन है इप्टा। हाँ, इप्टा में देश के बड़े बड़े और इप्टा से जुड़े जिन्होंने आम जनता की आम समस्याओं गिर गई। केंद्र में रख रघुवीर जी आप इसको बंद करें, ये आपका वॉइस खुला है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक करता हूँ। हाँ, तो इप्टा ने समसामयिक विषयों पर खासकर राजनीतिक विसंगतियों पर, सामाजिक विद्रूपताओं पर और ऐसे ऐसे विषय लेकर के उन्होंने नाटकों की परंपरा आरंभ की और कई जगह पे नुक्कड़ नाट्य मंडलियां भी इप्टा ने स्थापित की। हाँ हाँ हाँ, और नुक्कड़ पे नाट्य करना मतलब वो अपने सभागार से बाहर आके ऑडिटोरियम से बाहर, प्रोसिनियम, एक तो वो ऑडिटोरियम जो होने वाला प्रोसिनियम थिएटर है, और जो ऑडिटोरियम से बाहर बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे नाटक करना, ये काम इप्टा ने आरंभ किया नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से। और नुक्कड़ नाटकों में और इप्टा के जो नाटकों का जो कथानक है वो मूल रूप से जनता राकेश के जी, राकेश कपूर जी, आपका वो साउंड आ रहा है। हाँ, जनता की समस्याओं को जनता के सामने लाना, राजनीतिक जो पैंतराबाजी है उस पर व्यंग करना और अपने तरीके से विरोध का एक स्वर वो उसको अभिव्यक्ति के माध्यम से ना जनता तक पहुंचाना, ये इप्टा ने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से किया। और इप्टा एक बहुत बड़ा संगठन है देश का, जिसमें भीष्म साहनी, ए.के. हंगल, शबाना आजमी, इस तरह के लोग हैं जो बाद में फिल्मी दुनिया में भी गए। इप्टा का हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है। वो समस्या आधारित और जनता से, आम जन जीवन से जुड़े हुए विषयों पर आधारित नाटक करता आया है, अभी भी कर रहा है। और भारत में के हर शहर में इप्टा की अपनी इकाइयां हैं जो आज भी सक्रिय हैं। नुक्कड़ नाटकों को इप्टा ने बढ़ावा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राकेश कपूर जी आपके साथ में आता हूँ एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आपने वार्ता को बहुत अच्छा जो है आयाम दिया। राकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में क्या आप कैलिफोर्निया में ऐसा सोचते हैं कि आपको भारतीय हिंदी में नाटक देखने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, या आप क्या स्थिति देखते हैं कि अगर आप रामलीला या कोई ऐसा कार्यक्रम जिसमें कोई धार्मिक योजना जुड़ी हो तो लोग जुड़ते हैं, या आपके सामाजिक सरोकार के नाटक देखने के लिए भी वहां पर उपस्थित हो जाएंगे लोग? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कैलिफोर्निया में भारतीय नहीं है, बहुत भारतीय हैं यहाँ पर और हिंदी भाषी लोग हैं। और सौभाग्यवश मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ पर आया तो आपको मालूम है यहाँ आकर हर एक को काम करना पड़ता है। मैंने भी एक मंदिर में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम शुरू किया था और वहाँ पर मैं आपको ये फख्र से कहना चाहूँगा कि मंदिर की हिस्ट्री में पहला नाटक और वो आखिरी नाटक ही है अभी तक जो मैंने करवाया था वहाँ। अच्छा। और उसमें क्या था कि साईं बाबा के वो थी, जिसे कहना चाहिए बर्थ डे था साईं बाबा का, तो साईं बाबा के ही कहानी को मैंने लिखा। और क्योंकि नाटक वो पहली बार हुआ था, लोगों को मालूम नहीं था यहाँ पर इतना, तो मैंने उसको लाइट एंड साउंड वाले प्रयोग से प्रस्तुत किया था वहाँ। अच्छा। सारे डायलॉग पहले सबसे बुलवा के वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए और अपने सूत्रधार के रूप में मैंने अपने को रखा।
और उसमें साईं बाबा का रोल करने वाले उस समय जो स्टार प्लस में मुकुल नाग थे, उनको हाँ। बुलाया उस साईं बाबा के रोल के लिए। ओ तो उस तरह से यहाँ नाटकों में बड़ा लोगों में इंटरेस्ट है, और मैं ही नहीं, मेरे अलावा यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं, बड़े बड़े थिएटर करने वाले, जैसे पंकज कपूर साहब आए थे। अच्छा। तो बाई चांस क्योंकि मेरा दूसरा पेशा यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का है, तो मेरे को बुलाया गया था कि भाई वो आपको कवर करना है। तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, पंकज कपूर जी से भी बात हुई। और तो इस तरह से लोग यहाँ नाटक देखते हैं, और कुछ संस्थाएं भी हैं जो नाटक करती हैं। जैसे बर्कले में है, हम बर्कले थोड़ा हमारे से दूर है, तो मैं नहीं जा पाता हूँ, लेकिन वहाँ से जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे एक सनी मोजा हैं, कश्मीर से आते हैं, वो बहुत एक्टिव हैं वो, और काफी नाटक वो करते रहते हैं। खास तौर से जैसे आपने बताया रामायण के ऊपर, तो रामलीला के दिनों में वो छोटी छोटी जैसे रामलीला भी करते हैं। तो इस तरह से वो चलता है सब यहाँ पर, मतलब देखने वाले दर्शक हैं। और हाँ। आपको बताऊं कि टिकट्स जो हैं उसके मोस्टली टिकेटेड शो होते हैं ये लोग, हाँ। तो फुल जाते हैं हाउस। अरे हाँ, ये एक बहुत तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात और यहाँ पर ये एक बात बहुत इंगित होती है कि धर्म पर आधारित अगर कोई स्टोरी या ये जो नाटक खेला जाए, तो वहां से ठेठ प्रारंभ से लगा करके आज तक भी उसके दर्शक वैसे के वैसे मौजूद रहते हैं। वैसे मौजूद है, मैंने ये देखा है। और नाटकों में ऐतिहासिक जो धार्मिक कैरेक्टर्स हैं जिनको चरितार्थ करते हैं हम लोग, आप देखिए रामायण कितना बड़ा सीरियल बना, कितने लोगों ने देखा। इसी तरीके से रामलीला, रासलीला और इनका जो महत्व है, ये बहुत बड़ा महत्व है हिंदी के एकीकरण में। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जैसा राकेश कपूर साहब बता रहे हैं कि बहुत सारी भाषाओं ने इसके अंदर अपना जो है योगदान दिया है, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी भाषा के अनुवाद नाटकों के हिंदी में हुए। और उसके बाद में एक विदेशी नाटक और भारतीय नाटक शैली में लगभग क्या अंतर रहता है। आपने राकेश जी वहाँ पर विदेशी नाटक भी देखे होंगे और भारतीय नाटक भी, जैसे हमारी परंपरा के नाटक हैं वो नाटक भी होते हैं। तो आपको कौन से नाटक ज्यादा बांधते हैं? सीधी सी बात है कि मेरी मातृभाषा हिंदी की है, और हिंदी के जो नाटक हैं मुझे बहुत भाते हैं, और मैं वही एंजॉय कर सकता हूँ। और जहाँ तक आप दूसरी भाषा इंग्लिश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कैलिफोर्निया क्षेत्र है, इसमें इंग्लिश तो है ही, लेकिन मैक्सिको के जुड़े होने के साथ, क्योंकि कैलिफोर्निया वाज अ पार्ट ऑफ मैक्सिको पहले, तो इसमें मैक्सिकन या स्पेनिश जिसे बोलते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव है। तो वो नाटक जब हम देखने जाते हैं, तो उसमें क्या है कि आम बोलचाल की भाषा, जिसे कलोकियल भाषा कहते हैं, उसका समावेश बहुत ज्यादा है। तो वो हमारी समझ से थोड़ा परे हो जाता है कई बार। एंजॉय करते हैं, लेकिन उनका थिएटर करने का तरीका क्योंकि बहुत मॉडर्न है, उनके पास सुविधाएं इतनी हैं। अगर आपको थिएटर सजाना है तो उनके पास पूरा का पूरा वो लिफ्ट के साथ सिस्टम आ जाता है, सेट एकदम चेंज हो जाते हैं। वो एक देखने वाली अलग बात है। मतलब तकनीकी रूप से वो बहुत आगे हैं हमारे से, समृद्ध है। हाँ, पर भाषाई स्तर पर आपको इतने छूते नहीं है। हाँ, भाषा स्तर पे नहीं छूते। उसका रीजन सीधा है क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं आती है वो भाषा, लोक संस्कृति नहीं है वो, तो आपको। और आपने रामायण की बात की, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने रामानंद जी के साथ इस सीरियल में काम किया था। अरे बहुत अच्छी बात है। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त सारे जो मेन रोल थे वो निकल चुके थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो यार हीरो लगते हो, और ये हम तुम्हारे लगा देंगे, हमारी दाढ़ी मूछ, तो कर पाओगे? मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप लोग कैसा करते हैं ये, जिसे इसके अंदर जादू वगैरह दिखाते हैं और इफेक्ट्स जो होते हैं, जस्ट आई वांट टू नो दो। तो मैं गया वहां पर, और मैंने 3-4 रोल छोटे छोटे किए। उसमें से एक गाना भी था रविंद्र जैन की आवाज पर, और मैं था स्क्रीन पर जिसको गा रहा था। उसके गाने के बोलते, चहु दिस बरसे राम रस छायो हर्ष अपार, नर नारी गावन लगे कर कर जय जयकार। अच्छा। ये उस समय का था जब राम जी आते हैं अयोध्या, लंका दहन के बाद। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने बड़े धारावाहिक से भी जुड़े, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हिंदी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करती है,
वरना विश्व के लोगों को भी हिंदी आपस में जोड़ती है। इस बात का अनुभव आपकी बातचीत से महसूस होता है। मैं फिर बात करना चाहूँगा सुनील माथुर साहब से कि माथुर साहब, जब नाटक शास्त्रीय एक लोक नाट्य शैली, फिर शास्त्रीय शैली, और शास्त्रीय शैली के बाद जब आधुनिक शैली पर आती है तो भाषाई परिवर्तन क्या हो जाते हैं। जैसे नुक्कड़ नाटक की भाषा, जैसे मोहन राकेश के आधे अधूरे की आपने चर्चा की, और आज की स्थिति में हम नाटकों में भाषाई परिवर्तन को कितना बदलते हुए देखते हैं, और क्या कठिनाइयाँ आपको भाषा के स्तर पर महसूस होती है जब आप किसी नाटक का नाट्य रूपांतर कर रहे होते हैं। तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि इस जगह पर क्या शब्द लाया जाए। ऐसी उलझने भी स्क्रिप्ट राइटिंग, जो पटकथा लेखन के दौरान आपके पास में पेश आई होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पटकथा लेखन में अनुवाद के समय कितनी समस्याएं आती है, क्योंकि आपने तो कथाओं के भी बहुत सारे अनुवाद किए हैं, मतलब नाट्य रूपांतर किए हैं पटकथा लेखन में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पटकथा लेखन में हिंदी का क्या अस्तित्व अभी रहा है। सुनील जी। भाई, इसमें मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो अनुदित नाटक हिंदी रंगमंच पर हुए हैं, उसका अपने आप में हिंदी रंगमंच को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा। हाँ। जैसे बंगाली रंगमंच, जैसे बादल सरकार जैसे लेखक हुए, उनके जितने भी नाटक हैं, उनके हिंदी अनुवाद वो हिंदी रंगमंच पर बहुत सारे खेले गए। जो और विजय तेंदुलकर जो मूलतः मराठी नाटककार रहे, उन्होंने मराठी में रचना की, लेकिन उनके सारे के सारे नाटक, भले वो खामोश अदालत जारी हो, घासीराम कोतवाल, और तेंदुलकर के जितने हाल ही में मैंने अभी सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर उनका नाटक है, गिद्ध, उनका बहुत सारे नाटक है। और हाल ही में मैंने अभी 3 दिन पहले उनका नया एक एकल नाट्य मसाज, उसका यहाँ एकल आपने अभी प्रस्तुति दी। तो तेंदुलकर के मराठी नाटकों का हिंदी अनुवाद, इसी तरह से गिरीश कर्नाड के लिखे हुए नाटक, हयवदन, ययाति ले लो आप, नाम, तो इन सब का भी हिंदी अनुवाद। अलग अलग क्षेत्रों में, राजस्थान में जो राजस्थानी में नाटक है, राजस्थानी भाषा में लिखे नाटक, उनका भी हिंदी अनुवाद हुआ है। तो ये क्षेत्र विशेष की जो भाषाएं हैं, बंगाली नाटक बंगाल में तो समझा जाएगा, लेकिन बाहर आते ही उसके दर्शकों में भाषा के स्तर पे समस्या आएगी समझने में। और मराठी नाटक को मराठी दर्शक तो समझ जाएगा, लेकिन दूसरे भाषाओं वाले लोग समझने में उनको समस्या आएगी। जो हिंदी अनुवाद होते ही उनका एक तो प्रसार बढ़ गया, उसको दर्शक अधिक मिल गए। भले ही वो क्षेत्रीय भाषा में लिखाया गया नाटक है, लेकिन अनुवाद हो गया तो उसको दर्शक उसके बढ़ गए। और साथ ही साथ हिंदी रंगमंच को भी अनुदित नाटकों का बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि मैं आपको ये यहाँ भी रेखांकित करना चाहूंगा कि शुद्ध हिंदी में लिखने वाले नाटककार आज भी कम है, और नए नाटकों की हिंदी में अभाव, ये हिंदी के रंगकर्मियों की हमेशा समस्या बनी रही है। तो ये जो समस्या है, इसका समाधान अनुदित नाटकों को हिंदी में करना, ये एक समाधान के रूप में आया और हिंदी रंगमंच को इसने बढ़ावा दिया। जो अनुवाद में जो समस्याएं आती है, प्रेम भाई, आप जानते हैं कि काफी सारे भाषा में, हर भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसकी खूबसूरती, उसके अर्थ उस भाषा में ही, उस शब्द में ही निहित है। आप राजस्थान, आप जोधपुर के हैं, आपको पता है कि राजस्थानी नाटक में राजस्थान के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, वो उस राजस्थानी शब्द में ही जो खूबी है, उसको मैं जो अनुवाद करूंगा, उसका कोई पर्यायवाची और उसका कोई अनुवाद हो ही नहीं सकता। उसका एग्जैक्ट वो की वो अर्थ लिए हुए अनुवाद अगर मैं हिंदी में करूंगा तो बदलाव आ जाएगा। मेरे द्वारा ऐसे कई अनुवादित नाटक खेले गए हैं। तो जैसे मराठी नाटक के हिंदी में खूब सारे अनुवाद हुए, लेकिन की जो खूबसूरती, उसका जो आनंद मराठी दर्शकों ने लिया, वो हिंदी के दर्शक कथ्य के स्तर पे ले लेते हैं, भाषा के स्तर पे वो आनंद नहीं ले सकते। इसका कारण ये है कि हर भाषा की अपनी खूबसूरती है, हर भाषा के शब्दों
के अर्थ उन्हीं शब्दों के द्वारा अगर ये संवाद अदायगी की जाए तो तब जो निकल के आता है वो अनुदित भाषा में नहीं आता। मैंने हाल ही में चित्रकूट का चातक एक डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता की लिखी उपन्यास है, वो रहीम रहीम अब्दुल रहीम खान की जीवनी पे है। अच्छा। उसको मैंने अनुदित किया और वो उसके अनुवाद में भी ये मुश्किल आई। इसी तरह से जैसे रांगी राघव का एक लोई का ताना लिखा हुआ उपन्यास है, उसका जब मैंने अनुवाद किया तो उसमें भी शब्दों को लेकर के काफी सारी समस्याएं आई। तो अनुवाद की समस्या ये होती है कि कई बार कुछ शब्दों के जो भावार्थ नहीं बदलते, लेकिन अर्थ को उसकी जो गहराई में समझना, वो जो क्षेत्रीय भाषा का जो महत्व है वो अनुदित होते ही थोड़ा सा कम हो जाता है। हालांकि अनुदित नाटक बहुत खेले जा रहे हैं, मैंने भी खूब किए हैं, खेल भी रहे हैं, दर्शकों की संख्या भी बढ़ती है। भाषा के स्तर पर जो मूल भाषा में लिखा हुआ नाटक होता है उसी भाषा में खेला जाने का और उसी भाषा के दर्शकों को जो मन का जो रंजन होता है वो करते ही थोड़ा सा कम निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माधु साहब, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आंचलिक शब्दावली, जब अंचल विशेष में नाटक खेले जाते हैं तो उसमें वो आंचलिक शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उसका वो असर रहता है। उपन्यास में भी ऐसा ही होता है कि आंचलिक उपन्यास जब रेणु जी लिखते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी लिखते हैं, या जैसे राग दरबारी है तो उसमें जो भाषा के अंदर जो आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, कई जगहों पर मुझे ये लगता है कि आंचलिक शब्द यदि निकाल दिए जाएं तो वो प्रभाव नहीं बनता अनुवाद के अंदर, जो प्रभाव आपका मूल भाषा में बनता है। निश्चित। हाँ, और मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि कुछ नाटक अपने आरंभ से लगा करके अंत तक लोकप्रिय रहते हैं, लेखन की दृष्टि से, कथानक की दृष्टि से और लोकप्रियता की दृष्टि से। अगर मैं एक नाम उसमें लूं, भारतेंदु जी के अंधेर नगरी, चौपट राजा, तो मुझे आश्चर्य होता है कि वो उस काल खंड से लगा करके आज के काल खंड तक भी इतना ही लोकप्रिय है, कथा की दृष्टि से भी, कहन की दृष्टि से भी, और आज भी अगर उसका नाट्य रूपांतर हो और उस नाटक को खेला जाए तो उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती। बिल्कुल सही है। तो हाँ 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 हाँ, आप कुछ कहने वाले थे। ये जो आपने बात उठाई है लोकप्रियता की, तो मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ कालजयी नाट्य कृतियां। कुछ नाट्य कृतियां कालजयी होती है और कुछ ये काल विशेष के लिए होती है। अब जैसे भारतेंदु के आपने अंधेर नगरी का जो जिक्र किया वो आज भी कालजयी है। वो हर समय समसामयिक नाट्य कृतियां, वो जो सत्ता पर जो व्यंग है, व्यवस्था पे जो व्यंग है, वो व्यंग हर व्यवस्था की अपनी कमजोर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो व्यवस्था कोई भी हो, सत्ता में कोई भी हो, है ना, लेकिन बिना के है ना सत्ता हाथ में भी नहीं आती और सत्ता को पकड़े भी नहीं रखा जा सकता। तो जब कमजोरियों के साथ सत्तासीन होते हैं तो उन व्यवस्थाओं पे कटाक्ष करने के लिए ऐसी नाट्य कृतियां बिल्कुल। तो हाँ माधु साहब, दूसरी बात प्रेम भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हिंदी रंगमंच, मेरे पास जो नए विद्यार्थी आते हैं जो हिंदी रंगकर्म करना चाहते हैं, इसे जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि हिंदी रंगमंच को सीखना, समझना और उसमें मेरा काम करना है तो कुछ नाट्य कृतियां कालजयी नाट्य कृतियां हैं, वो आपको आवश्यक तौर पे खरीद करके और रखनी चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। न केवल पढ़ना बल्कि उनको समझना चाहिए। इंटरप्रिटेशन लेवल पे बहुत गहराई तक आपको हर चरित्र की, कथानक की, कथ्य की और उस पे ना चर्चा कर सकने लायक आप में समझ डेवलप होनी चाहिए। उसमें जैसे भारतेंदु जी के निश्चित तौर पे अंधेर नगरी तो है ही है ना, मोहन राकेश के आषाढ़ आधे अधूरे, हाँ आधे अधूरे है, और इसी तरह से इसमें ये अनुदित नाट्य कृतियां भी है कुछ। ये गिरीश कर्नाड का जो हैरवदन है वो अपने आप में सीखने लायक है, नाट्य कालजयी नाट्य कृति है। हर काल में
बहुत समसामयिक लगती है। डॉक्टर शंकर शेष के कई सारे नाटक हैं, एक और द्रोणाचार्य है, वो जो कि शिक्षा व्यवस्था पे ऊहापोह हो, उसको लेकर के है, तो वो हर स्थिति में कालजयी नाट्य करती है। रक्त बीज जो है, रक्त बीज नाटक डॉक्टर शंकर शेष का, वो समाज में फैले भ्रष्टाचार पर है। समाज का भ्रष्टाचार, वो तो रक्त बीज जो उन्होंने प्रतीकात्मक नाम दिया है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हम जितना समाप्त करना चाहेंगे, उतना ही वो और ज्यादा वो विकसित होता जाएगा। इस तरह के रक्त बीज राक्षस था, उसके रक्त की बूंदें जितनी गिरती थी, उतना ही वैसे राक्षस पैदा हो जाते थे। तो प्रतीकात्मक माइथोलॉजिकल नाम लेकर के, और उन्होंने पूरी आज के समाज पे व्यंग किया है, भ्रष्टाचार पे व्यंग किया है। तो ये कुछ नाटकीकृतियां हैं। कोमल गांधार है, हाँ गांधारी को आधारित, हाँ 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 हाँ, मैंने ये नाटक आपके निर्देशित नाटक ही देखा भी था। लेकिन वो कालजयी नाट्यकृति है, हाँ क्योंकि उसमें ये है कि आप अगर गांधारी ने चूंकि प्रतिशोध की भावना से पट्टी बांधी, हाँ हाँ ने बदले की भावना से पट्टी बांधे रखी, और उसने नकारात्मक भाव से 100 पुत्रों को जन्म दिया, तो सारे के सारे कौरव नकारात्मक भाव वाले पैदा हुए। ये बात समझाने की डॉक्टर शंकर शेष ने कोमल गांधा नाटक के माध्यम से कोशिश की है, और उसमें वो कर रहे हैं। तो हाँ ये वे नाट्यकृतियां हैं जो कालजयी नाट्यकृतियां मैं उनको बोलता हूँ, और मैं हर नए विद्यार्थी को समझाता हूँ कि ये कम से कम, और वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब आप समझिए कि 20 से 25 नाट्यकृतियां ऐसी हैं हिंदी रंगमंच के आरंभ से लगा के अब तक 25 नाट्यकृतियां ऐसी होंगी जो हर ना अभिनेता के पास, रंगकर्मी के पास होनी चाहिए। उसको होना चाहिए, उनको समझा हुआ होना चाहिए, उनके चरित्रों पे गहन अध्ययन होना चाहिए। तब आप एक अच्छे अभिनेता खुद भी बन सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा तो बहुत अच्छी बातचीत मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों की आज रही। भाषा, हिंदी और रंगमंच विषय को लेकर के हमने एक बातचीत की। हिंदी पखवाड़े में अगर रंगमंच की हिंदी पर बात नहीं होती, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये पखवाड़ा परिपूर्ण नहीं होता। जब मैं डॉक्टर सुनील माथुर से इस विषय पर बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी बहुत इच्छा है कि हिंदी के कार्यक्रमों के दौरान हिंदी रंगमंच पर भी बातचीत की जानी चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस विषय का चयन अभ्युदय पटल ने किया। उसके लिए मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसे विषय को चुना। और मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रीय एकीकरण में जहाँ जहाँ भी अगर रंगमंच हिंदी का खेला जाता है, तो उसमें भाषाई एकीकरण में हिंदी का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और राकेश कपूर जी, अगर मैं ये कहूँ कि आपके साथ में जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंटल हुआ, तो मैं यहाँ पर भी ये कहता हूँ कि आज आपका जुड़ना हमारे साथ भी एक एक्सीडेंटल ही है। आपने जैसा कहा कि आपके साथ में एक्सीडेंटल होता है, तो आज मैं और डॉक्टर सुनील माथुर, जब आपको पता हो तो आपने जब इसका ऐड देखा था, तो उसमें सूचना ये थी कि हमारे साथ में जयपुर से एक वार्ताकार सपना महेश जी और जुड़ने वाली थी। सपना महेश जी आकस्मिक कारणों से हम लोगों के साथ नहीं जुड़ पाई, जिसके लिए हम अंतिम 1 मिनट में मैं उनकी जो है वो संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके दामाद की कल रात में देहांत हो गया। और वे उनकी उम्र भी केवल 28 इयर्स उनके दामाद की थी। अभी कोविड पीरियड में ही उनकी बिटिया की शादी हुई थी, और मुझे आज सुबह तक इस बात की जानकारी नहीं थी। मैं उनको लगातार फ़ोन लगा रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। डॉक्टर सुनील माथुर का इस दौरान मेरे पास में फ़ोन आया, और उन्होंने ये जिक्र किया कि इस तरीके की घटना हुई है। तो फिर हमने कहा शो मस्ट गो ऑन, हमें अपनी बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन हम कार्यक्रम के अंतिम समय पर हम उनके लिए एक शोक ज्ञापित करेंगे, उनके दामाद की आत्मा की शांति के लिए। और उसके बाद में हम इस कार्यक्रम को, इस वार्ता को समाप्त घोषित करेंगे।
तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तन्मय भाई, एक हाँ, प्रश्न है जो किसी ने पूछा है फेसबुक हाँ, पर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, रखिए आप। जी, सुनील माथुर जी से पूछा है उन्होंने हाँ, पूछिए। कि इन लोक शैलियों का हिंदी के विकास में कितना योगदान मानेंगे? जो लोक शैलियों की आप लोगों ने बात की हाँ, हाँ, और आज ये विलुप्त प्राय क्यों हो रही हैं? हाँ, हाँ। एक सवाल ये था और दूसरा ये था कि आज रंगमंच से दर्शक दूर क्यों रहे? ये हुँ, बनारस से डॉक्टर मंजरी पांडे जी पूछ रही हैं फेसबुक पर। हुँ, हुँ। हाँ, तो मजरी पांडे जी, मैं पहले तो आपको ये बधाई देता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इस वार्ता को सुन रही हैं, तभी प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न हमारे सामने रख पाते हैं। तो मंजरी पांडे जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके प्रश्न का। और आपने प्रश्न डॉक्टर सुनील माथुर से किया है, तो मैं डॉक्टर सुनील माथुर को ही आमंत्रित करता हूँ कि वे आपके इन प्रश्नों का जवाब दें कि लोक नाट्य शैली क्यों धीरे धीरे, और इसका योगदान क्या रहा हिंदी के इस रंगमंच पर, और नाटक क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं, दर्शकों से दूर क्यों होते जा रहे हैं। ये दो प्रश्न सुनील माथुर साहब आपके लिए हैं। हाँ और जी। इसी प्रश्न का समर्थन जो है हम्म, कैलिफोर्निया से मंजू शर्मा जी ने भी किया है हम्म, कि ये सब शैलियां पढ़ी हैं पर विलुप्त प्राय हो गई है, क्यों? हाँ, हाँ, जी, सुनील माथुर साहब। बिल्कुल ठीक है। तो ये हम्म, लोक नाट्य शैलियाँ जितनी भी हैं, हम्म, वो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि विलुप्त इसलिए हो रही हैं कि मैं वार्ता में शुरू में ये बताया था कि हम्म, ये एक पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक कुटुंब विशेष या एक परिवार विशेष इस शैली को में नाटक करने की परंपरा को निभाया जाता है। हम्म, ये परिवार धीमे-धीमे सीमित हो रहे हैं, तो वो लोक नाट्य परंपरा भी धीमे-धीमे लुप्त हो रही है। और ये जो वैसे ये पूरी तरह से लुप्त कभी नहीं होगी, ये मैं हम्म, यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा। उसका कारण है, हम्म, नाटक को प्रयोग की अभिधा दी गई है नाट्य शास्त्र में भी। नाट्य हम्म। शास्त्र में नाटक को प्रयोग ही कहा हाँ, प्रयोग ही कहा गया है। हमेशा प्रयोग है ना? एक्सपेरिमेंट ही है। और उस प्रयोग के नाम पे भले वो आधुनिक रंगमंच हो, चाहे वो पारंपरिक रंगमंच हो, उसमें प्रयोग होता रहेगा। हर नाट्य कृति का नया प्रदर्शन, एक से अधिक प्रदर्शन होते हैं, तो हर दूसरा प्रदर्शन एक अलग प्रयोग होता है। पिछली हम्म, बार जो मंचित हो गया, उसके उसी नाटक का अगर मैं दोबारा मंचन करूंगा, तो एक नवीन प्रयोग होगा। मैं उसको जितनी बार करता जाऊंगा, हर बार मेरा एक नया प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि एज इट इज यूं की यूं मैंने एक नाट्य कृति के कई सारे मंचन एक ही तरीके से कर दिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये लोक नाट्य शैलियों में से कई शैलियों की कई सारे तत्वों को आज का हिंदी निर्देशक, आज का रंग अभिनेता वो उसमें से प्रयोग ढूंढ रहा है, किस हम्म, तरह से लोक शैलियों को जोड़ करके और आधुनिक रंगमंच को मैं आगे बढ़ा सकूं। और मैंने ये भी पहले बताई ये बात हम्म, कि जो भी नाट्य मंचन लोक शैलियों पर आधारित होते हैं, जिसमें लोक नाट्य तत्व समाहित होते हैं, वो प्रदर्शन अधिक सफल हुए हैं। हम्म, तनवीर एक बहुत बड़ा नाम जो इप्टा से जुड़े रहे थे, बिल्कुल, अभी तनवीर साहब। वो लोक नाट्य शैली में उन्होंने बहुत सारे मंचन किए, बहुत सारे प्रदर्शन किए, बल्कि उन्होंने लोक अभिनेताओं को लेकर के, वो तो हम्म, आदिवासी इलाकों में रह करके आदिवासियों को ही लेकर के और हम्म, नाटकों का मंचन किया है। हम्म, और चरणदास चोर उनकी बहुत लोकप्रिय और बहुत बहुमंचित नाट्य हम्म, कृति है, तो हम्म, जो राजस्थानी में लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने लोक नाट्य शैली में उसको किया, कई बार किया। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि दर्शकों की कमी, तो लोक नाट्य कभी खत्म नहीं होगा, उसके तत्व की उपादेयता हमेशा बनी रहेगी। उसके तत्वों को लेकर के आज का रंग निर्देशक हमेशा प्रयोग करता आएगा, और जितने प्रयोग करेगा उतना वो सफलता की ओर बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, दर्शकों की कमी, मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि हिंदी रंगमंच या रंगमंच में दर्शकों की कमी इसलिए है कि कहीं न कहीं हमें अपने भीतर झाँकना होगा। जिस तरह से मनोरंजन के साधन बढ़ते गए हैं, टेलीविज़न, फ़िल्म, ये लैपटॉप, मोबाइल, हर हर जगह वो मनोरंजन की बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई है। तो उनको हमें चुनौती के तौर पर लेना होगा। हमें उससे बेहतर, हमें स्तर पे ध्यान देना होगा कि हमारे नाट्य प्रदर्शन की स्तर कैसा है। कथ कथानक के चयन से लेकर के, नाट्य कृति के चयन से लेकर के प्रदर्शन तक, हम इस बात का ध्यान रखें कि प्रदर्शन का स्तर उस लेवल का हो कि जो व्यक्ति
1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे है ना अपने घर से आपके स्वसी नियम तक आकर बैठेगा, वो 1.5 महीने मनोरंजन चाह रहा है, 1.5 घंटे का मनोरंजन चाह रहा है, वो 1.5 घंटे में कुछ लेकर जाना चाह रहा है। अगर उसको इस तरह में कमजोरी दिखेगी, इस तरह अगर कमजोर होगा तो दर्शक घटता जाएगा। और अगर आप इस तरह को बनाए रखेंगे, कहीं न कहीं हम रंगकर्मियों को, रंग निर्देशकों को अपने भीतर झांकना होगा कि हम नाटक का स्तर बनाए भी रख पा रहे हैं या कि नहीं, या है ना कई इसमें क्या संख्यात्मक दृष्टि से तो बढ़ रहे हैं, मैंने इतने सालों से इतने नाटक किए हैं, मैंने इतने नाटक लिखे हैं, लेकिन उसका स्तर कैसा रहा, ये ध्यान देना होगा। तो संख्यात्मक संख्या बढ़ाने के स्थान पे गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा, तो आदमी टीवी छोड़ करके, फिल्म का पर्दा छोड़ करके और लैपटॉप छोड़ करके, ये सब बहुत कम समय के डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस से आदमी बहुत जल्दी उगता जाएगा, लेकिन रंगकर्म वो विधा है जिससे आदमी कभी नहीं उगता पाएगा। अगर हम इसका स्तर बनाए रखेंगे तो ये जिम्मेवारी हम रंगकर्मियों की है, हम रंग निर्देशकों की है, तब वो दर्शक कभी कहीं नहीं जाएगा, लौट आएगा, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक प्रश्न जो है वो डॉक्टर गीता सिंह जी का था कि प्रभात फेरी और नुक्कड़ नाटकों में कोई मेल है क्या? प्रभात फेरी और नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी एक नियमित चर्या का हिस्सा है, दिनचर्या का हिस्सा है। एक खास जो प्रातः काल में वो आध्यात्मिक वातावरण में और कुछ अपने ये इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ वाद्य बजाते हुए और एक फेरी लगाते हैं। और आजकल तो वेस्टर्न में प्रभात फेरियों का ज्यादा जो है, मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ जिसमें हरे रामा हरे कृष्ण की प्रभात फेरियां बहुत हो रही हैं, लेकिन उसमें नाटक का बड़ा हिस्सा नहीं है। नुक्कड़ प्रभात फेरी का उद्देश्य नुक्कड़ नाट्य से इतर है। जो उद्देश्य नुक्कड़ नाटक का है वो प्रभात फेरी का नहीं है। प्रभात फेरी अपने अंतर मन की संतुष्टि के लिए व्यक्ति उससे जुड़ता है, लेकिन नुक्कड़ नाटक जनता की समस्या को जनता के सामने लाने के लिए, व्यवस्था को चुनौती देने के लिए और व्यवस्था के सामने सवाल खड़े करने के लिए किया जाता है। ये दोनों में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सुनील माथुर साहब आपने। और मैं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और समय से 8 मिनट ज़्यादा हुए हैं, मैं उसके लिए अपने श्रोताओं से क्षमा चाहता हूं, लेकिन चूंकि प्रश्न बाद में आए इसलिए ये अतिक्रमण हो गया, लेकिन ये अतिक्रमण हम नहीं करते हैं। मुझे अच्छा लगा श्रोताओं ने प्रश्न किया। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के जहन में प्रश्न थे, और अगली बार जब हम लोग कभी आपके बीच में आएंगे तो हम प्रश्नोत्तर के लिए 15 मिनट को नियत समय रखेंगे, जो अपने समय में से हम उसके लिए निर्धारित रखेंगे, ऐसी योजना रखेंगे, क्योंकि पूरे 15 दिन तक लगातार सुनना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन आप लोग चूंकि सुनते हैं, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोगों के पास में अवेलेबल रहती है, तो मैं एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और ख़ास तौर से संचालन की दृष्टि से मैं राकेश कपूर साहब का और डॉक्टर सुनील माथुर साहब जो हमारे बीच में अपना कीमती समय लेकर आए और अपनी बातचीत कही। राकेश कपूर जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो सुनील जी ने कहा उसी की बात को थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था। जो उन्होंने कहा ना प्रयोग होता है नाटक, ये बिल्कुल सही कहा, और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मैंने इसे खुद महसूस किया है। जब भैया हम होंगे कामयाब के हमने शो किए 100, तो उसका क्या मतलब था? उसका ये था कि हमें जो फीडबैक मिलती थी कि भाई साहब अगर यहाँ पर ये ऐसा होता तो ये ज्यादा अच्छा होता, तो वो हमने वेलकम किया। और इसी की वजह थी, आपको मैं बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ये हमारा पहला नाटक था जो हर स्कूल कॉलेज में खेला गया। और हमारे पास इनविटेशन आते थे प्रिंसिपल्स के कि प्लीज आप ये नाटक हमारे यहाँ कीजिए, हम होंगे कामयाब। तो ये प्रयोग हमने उसको एक्सेप्ट किया, उसको इसमें यूज किया और कामयाबी हासिल की हमने। बस यही कहना चाहता था। बहुत बहुत। और मैं वापस अब अपना ये मंच अभ्युदय की अध्यक्ष
डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला को सौंपता हूँ कि आप धन्यवाद के साथ में इसका विधिवत समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय भाई, बहुत बहुत सुंदर रही आज की ये चर्चा, और लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा रही, बहुत सारी जानकारियां आप लोगों ने दी। तो मैं सबसे पहले तो बहुत सुंदर संचालन के लिए तन्मय भाई जी को बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। राकेश कपूर जी आज जुड़े और बहुत अच्छा लगा, और ये अकस्मात कुछ होता है तो काफी अच्छा ही होता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सुनील माथुर जी जो कि आज हमारे विशेष मेहमान रहे अभ्युदय के, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि आपके कारण हमारा ये पटल आज बहुत गौरवमयी महसूस कर रहा है, अभ्युदय का पटल, क्योंकि हम सभी तो अभ्युदय से जुड़े हैं। आप आज हमारे इस पटल से जुड़ गए हैं तो और ज्यादा आनंद आ गया है। तो एक बार सभी का धन्यवाद करते हुए, जैसा कि तन्मय भाई ने कहा कि हम 1 मिनट का मौन रख सकते हैं हमारी सपना महेश जी के साथ जो भी दुर्घटना हुई, तो 1 मिनट के मौन के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आप सभी का फिर से धन्यवाद। पहले ये माइक किसी का खुला है तो बंद कराइए। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए, बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा रही। हाँ, आपको सुनील माथुर जी से एक बात कहना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। सुनील जी, आपके साथी